विश्वास है इस पर भी शोध किया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यदि आप शोध करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो समझ में आएगा कि इसलिए कि शिवराज सिंह चौहान भी सहयोग भी देते हैं, सुविधा भी देते हैं, लेकिन देते हैं सरलता के साथ, देते हैं सहजता के साथ। इसलिए कोई भी विभाग हो, कोई भी मंत्रालय हो, यदि उन्हें कोई बड़ा आयोजन करना है तो उनकी नज़र मध्य प्रदेश भोपाल पर रहती है, क्योंकि उन्हें मालूम है मुख्यमंत्री जी वहाँ हमारे संरक्षक के तौर पर बैठे। और सच पूछिए तो इसी कारण हम भी आज यहाँ प्रेरित होकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके साथ बैठे हुए विज्ञान प्रौद्योगिकी के मंत्री सकलेचा जी, पिछले 1-1.5 वर्ष से वो बड़े पैशन के साथ इस एजेंडा को फॉलो कर रहे थे कि ये कॉन्फ्रेंस, ये समारोह, ये 4 दिवसीय गोष्ठी कहीं और ना होकर के भोपाल में हो। और उनके जुनून का आपको अंदाज होगा कि जब गांधीनगर गुजरात में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा था तो मैं बोल रहा था, तो उन्होंने पीछे से किसी को भेजा कहने के लिए कि यहीं पे घोषणा कर दीजिए कि अभी इस प्रकार की गोष्ठी भोपाल में होगी, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे कि हम कहीं आगे पीछे चले जाएं। तो जब इस प्रकार की संहिता रहती है व्यवस्था में किसी भी प्रदेश में, किसी भी वेन्यू में, तो यकीनन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी रहता है, उत्साह का भी और मोटिवेशन का भी। इसके साथ साथ हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और देश विदेश में जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर सूद, डॉक्टर रविचंद्रन, ओशन विज्ञान के एक्सपर्ट, वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान के सचिव, डॉक्टर कलई सेल्वी, 80 साल के इतिहास में CSIR में पहली बार महिला डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति हुई है मोदी जी के कार्यकाल में, और डॉक्टर राजेश गोखले जो सचिव है उस विभाग के, जो नोडल विभाग है इस आयोजन के लिए। इसके अतिरिक्त सुधांशु जी, डॉक्टर भदौरिया जी और यहाँ पर पधारे हुए साइंटिफिक फैकल्टी के सारे मित्रगण। सच पूछिए तो ये वास्तव में एक उत्सव जैसा माहौल है। इस झील की नगरी में समस्त का समस्त विज्ञान परिवार एकत्रित हुआ है, और इसे उत्सव के अलावा और कोई नाम देना ठीक नहीं रहेगा। और मुझे लगता है कि यदि इसे फेस्टिवल कहा गया तो बहुत सोच करके इस शब्द का चयन किया गया। वैसे तो इस प्रकार के समारोहों में जो विज्ञान संबंधी रहते हैं, विचारों का आदान प्रदान भी होता है, गंभीर मंथन भी रहता है, परंतु ये उत्सवमय माहौल शायद इसलिए भी है कि पहली बार 6 दशक के बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में वैज्ञानिकों को और विज्ञान को एक सम्मान दिया है, एक सेंस ऑफ एस्टीम दी है। क्योंकि मैं इस क्षेत्र के साथ पिछले 30 दशक से अधिक समय से जुड़ा हूं, हमने ऐसी भी गोष्ठियां देखी कि मासूम चेहरे हॉल के अंदर बैठ करके 2-3 दिन गुजार देते समय। लेकिन ये उत्सवमय माहौल इसलिए है कि मोदी जी ने आने के बाद न केवल वैज्ञानिक कार्यक्रमों को, वैज्ञानिक योजनाओं को प्रोत्साहित किया, बल्कि नए नए प्रयोग, नए नए तजुर्बों को बढ़ावा भी दिया, कई क्रांतिकारी नियम बना करके उसमें सरलता भी लाई। इसके अतिरिक्त ये वर्ष, आज का 2023 का वर्ष भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये G20 की मेजबानी का भी साल है, जिसकी यहाँ पर भी एक बैठक होने वाली है। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी है, और इस साल के साथ साथ आज का दिन 21 जनवरी इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि इस वर्ष का सबसे बड़ा विज्ञान का समारोह भी भोपाल में ही हो रहा है। कुल मिलाकर के 15 अलग अलग इवेंट्स हैं, जैसे राजेश गोखले कह रहे थे, लेकिन उस समय गूंज बहुत ज़्यादा थी उनकी आवाज़ में, क्योंकि इतनी बुलंदी के साथ उन्होंने कार्यक्रम आयोजन किया है कि उसकी गूंज बहुत ज़्यादा आई।
नामालूम समझ आया कि नहीं, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ कि 15 इवेंट्स का उन्होंने उल्लेख किया, लेकिन मुझे विशेषकर से 4 इसमें इवेंट्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि अपनी तरह के नए भी हैं और जो विशेषकर भिन्न भिन्न वर्गों को प्रभावित करने वाले हैं। उसमें से एक है स्टूडेंट साइंस विलेज, जिसमें लगभग 2500 छात्र भाग लेंगे, और एक ऐसे समय में जबकि 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं, तो छात्रों को अपनी प्रतिभा का कैसा एहसास हो, ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। कभी कभी ज्यादा होने से भी नुकसान हो जाता है और कभी कभी कम होने से भी वो रफ्तार में पिछड़ जाते हैं। दूसरा इवेंट है यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस, लगभग 1500 युवा वैज्ञानिक या विज्ञान के स्कॉलर उसमें भाग लेंगे। तीसरा स्टूडेंट इनोवेशन फेस्टिवल, और चौथा मेगा स्टार्टअप एक्सपो। उसके अतिरिक्त जैसे कि प्रोफेसर सूद उल्लेख कर रहे थे, फ्रंटियर्स, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें ड्रोन, उसमें अन्य प्रकार के विषय जो हर इस प्रकार की गोष्ठी में शामिल रहते हैं, उनका तो एक एक सत्र रहेगा ही। लेकिन इस सब आयोजन के दौरान जब हम यहाँ बैठ करके चर्चा करेंगे और आगे की योजना भी बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं संजीदगी से ये बात भी हमारे ध्यान में आएगी कि इस देश में कभी प्रतिभा की कमी ना थी, क्षमता की कमी ना थी, परिश्रम करने का जज्बा भी कम ना था, आंखों में सितारे भी कम ना थे, परंतु शायद उस प्रकार का वातावरण नहीं था अनुकूलता का। और हमने वो भी दोबारा देखा कि अगर कोई माता पिता कहते, पूछा जाता विवाह की मार्केट में कि बच्चा क्या करता, बोलते विज्ञान का काम करता, बोलते नहीं उसके अलावा क्या करता है। यानी कभी इसको बहुत संजीदगी से विज्ञान के काम को नहीं लिया जाता था। अगर लोग 12वीं कक्षा के बाद मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं, जो नहीं जा पाते वो बेचारे निराश होकर के, चूंकि अब साइंस स्ट्रीम लिया है और कहीं जा नहीं सकते, तो बीएससी मजबूरी में साइंस में कर देते हैं। फिर उसके बाद एक कोशिश करते हैं आईएएस वगैरह की, वो ना हो तो एमएससी कर ली, फिर वो भी ना हो तो पीएचडी कर ली। तो यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर की प्रायोरिटी थी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब वातावरण बदला है, और ये इसलिए भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि मोदी जी ने इसकी प्राथमिकता को समझा, इसके महत्व को समझा। स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधनों में उन्होंने विज्ञान का उल्लेख करना शुरू किया। कभी उन्होंने कहा स्टार्टअप इंडिया, सेटअप इंडिया, कभी उन्होंने कहा डिजिटल इंडिया, कभी उन्होंने कहा डिजिटल हेल्थ मिशन, कभी उन्होंने कहा डीप सी मिशन, जो शायद पहले इस प्रकार के संबोधनों में देखने को नहीं मिलता था। और इसके अतिरिक्त अनेकों ऐसे फैसले लिए जिनकी हमें कभी कल्पना ना थी, और हमने उसकी अपेक्षा भी छोड़ दी थी ये सोच करके कि सरकारों का ये काम नहीं रहता, ये तो इसी तरह से चलेगा जिस तरह से चल रहा है। उदाहरण के तौर पर अंतरिक्ष का, अंतरिक्ष विभाग सदा गोपनीयता में काम करता रहा। कभी कभार आप अखबार में कहीं पढ़ लेते थे कि श्री हरिकोटा नाम का कोई स्थान है जहां से कोई रॉकेट गया, आपने देखा नहीं, उन दिनों टेलीविजन होता नहीं था, किसने भेजा, कहाँ गया, लौट के कब आएगा कोई मालूम ना। और जब मैं इस विभाग में पहली बार आया 2014 में सरकार बनने के 10 दिन के बाद, तो चेयरमैन वहाँ पे डॉक्टर के राधाकृष्णन हुआ करते थे। तो मुझे रात को कहने लगे, सुबह वहाँ पर लॉन्चिंग थी 4 बजे, कि आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पर के वैज्ञानिकों भी जाना बाती है, वो प्रोहिबिटेड एरिया। तो लगभग 12:30 बजे करीब वहाँ ले गए। उन्होंने दिखाया कि साहब यहाँ से सुबह उठे गए। तो मैंने उनसे कहा, हमारे मित्र भी हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं। मैंने कहा, राजा, आई try to make a principle for myself to learn one new thing every day. Today what I learned is that to be here, either one has to be as eminent as scientist as you, or somehow manage to become a minister of space. लेकिन जब गंभीरता से ये बात सामने रखी गई, तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल बिना किसी संकोच के इस गोपनीयता को समाप्त कर दिया। और आज 3 वर्ष से
अंतरिक्ष विभाग में पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से काम किया जाता है। मुझे लगता है ताली बजाने लायक है, ताकि घर जाके याद रहे, आप बच्चों को भी समझाएं। मात्र 2 वर्षों में हमारे पास 100-120 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स हो गए हैं और उत्साह इस तरह का गया, आपने देखा होगा टेलीविजन में 2 IIT के बच्चों ने रॉकेट छोड़े, फिर किसी ने सैटेलाइट छोड़ा और देश के हर राज्य से वहां पर स्टार्टअप्स आने लगे। यानी वही बात जो मैं कह रहा था कि प्रतिभा भी थी, क्षमता भी थी, लेकिन अनुकूलता नहीं थी, वो अब आई। इसी प्रकार ड्रोन को लेकर के एक नियम बनाया गया था कि ड्रोन अगर डेवलप करना है तो IIT के परिसर में हो सकता। तो होता क्या था, ये चोरी छिपे IIT के परिसर में उसका ट्रायल करो, बाद में मार्केट में बेच दो। मोदी जी ने उस नियम में भी संशोधन लाया और ये एक ऐसी सरकार है जिसको इस बात का गर्व रहेगा कि आज तक लगभग 1600 पुराने नियम समाप्त कर दिए। आमतौर से तो सरकारें कहती है ना, हमने ये नया कानून लाया, ये कानून खत्म करने वाली सरकार है। और आते ही सबसे पहले कानून खत्म किया था कि अपने सर्टिफिकेट नौजवान टेस्ट करके लाए और ये संदेश दिया गया कि ये एक ऐसी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जिसमें इतनी क्षमता है कि अपने नौजवान पर विश्वास कर सके। इसी प्रकार अभी हाल ही में जियो स्पेशल गाइडलाइंस आई है, स्वामित्व कार्यक्रम शुरू हुआ है, वो भी हमारे विभाग सर्वे जनरल ऑफ इंडिया जो DST के साथ जुड़ा है उनके माध्यम से हो रहा है। लगभग 2 लाख पंचायतों का उसमें काम संपन्न हो चुका है और आने वाले समय में ये स्टार्टअप्स के लिए एक नया आयाम, एक नया विकल्प रहेगा रोजगार के लिए भी। हमें आज समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक समय आएगा जब आप कंसल्टेंट हायर करेंगे, मकान बनाना होगा उसके लिए भी, जमीन खरीदनी होगी उसके लिए भी, और वो कंसल्टेंट कौन होगा? जियो स्पेशल कंसल्टेंट होगा। और इसी के साथ साथ जब आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है NEP 2020, वो भी इससे जुड़ जाती है। विज्ञान में अनुकूलता लाने का ये भी एक तरीका, जैसे मैंने अभी कहा कि 12वीं कक्षा में अगर डॉक्टर भी नहीं बने, मेडिकल इंजीनियर भी नहीं बने, तो फिर बेजार होकर BSc कर ली, BSc भी नहीं हुई तो MSc कर ली, यानी बाई डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप 12वीं कक्षा में मेडिकल में नहीं जा पाए, इंजीनियरिंग में नहीं जा पाए और अगर वाकई आपको रुचि नहीं है विज्ञान में, तो आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं, आप कंबाइन भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो वास्तविक तौर पर विज्ञान में रुचि रखते हैं या विज्ञान को समर्पित हैं, जिनको एप्टीट्यूड है, वो आएंगे। और साथ ही साथ एग्जिट एंट्री का इसमें रहेगा। आप छोड़ सकते हैं 12वीं कक्षा के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद जाकर के कोई अपना काम धंधा लगाइए और फिर से वापस आ जाइए, अपने शोध को जारी रखिए, ताकि आपकी डिग्री को डीलिंक करें। वरना क्या होता था कि आपने BSc साइंस, MSc साइंस, PhD साइंस, उसके बाद एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड और बैठ गए धरने पर मुख्यमंत्री जी के दफ्तर के बाहर नौकरी के लिए। तो इसको डीलिंक कर दिया हमने, क्योंकि अगले ही दिन में सुना रहा था कि कैम्ब्रिज के वाइस चांसलर यहाँ आए, वो डॉक्टर हैं, तो मुझे कहने लगे, डॉक्टर आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, ऑल माई PhDs फ्रॉम इंडिया। तो जब चले गए तो मेरे साथ में जो डॉक्टर साहब बैठते, मैंने कहा इनको बुजुर्ग को ही पता नहीं कि इंडिया से PhD जाते हैं ट्रॉफी लेने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में PhD ले ली और यहाँ पर आकर कंप्यूटर कंपनी में MD बन गए। सो देयर इज सो मच ऑफ डिस्कनेक्ट। जबकि उनके देश में वही छात्र जाएगा उस क्षेत्र में, उस स्ट्रीम में, यदि उसका मन उसमें होगा और सारा जीवन वो समर्पित करने के लिए। तो ये सारी नए प्रावधान जो मोदी जी ने लाए हैं, ये बार बार इसलिए दोहराने की आवश्यकता कि हमें समझ नहीं आता और कभी कभी मैं हैरत में पड़ जाता हूँ कि हमें 70 वर्ष इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। अगर पहले हुआ होता तो शायद हम कहीं आगे बढ़ गए होते। अब जहाँ तक स्टार्टअप एक्सपो का संबंध है, उसके लिए भी मैं चाहूँगा कि 2-3 दिन में इन जो गोष्ठियों में कुछ एक बातें हम अपने युवाओं के आगे भी स्पष्ट करें, दूसरों के आगे भी। बहुत सारी धारणाएं, विडंबनाएं, मिथ स्टार्टअप को लेकर हो गए। एक तो ये कि स्टार्टअप है जो तो IT है। स्टार्टअप का अर्थ IT नहीं है। और मध्य प्रदेश की धरती में खड़े होकर के जहां माननीय शिवराज सिंह जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी ऊंची GDP लाई थी प्रारंभ से, आज से 10 वर्ष पहले, यहां पर सबसे बड़ा सेक्टर स्टार्टअप का एग्रीकल्चर है, IT नहीं है। लेकिन हमें नहीं एहसास हुआ कि हमारा अपना क्या सरमाया, हमारे एक्सक्लूसिव पोटेंशियल्स क्या है हिंदुस्तान के। उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें ओशन है, उसमें हिमालय है,
हम सोच बैठे कि चूंकि आईटी है, क्योंकि बंगलौर में जरा तेजी से चला तो बंगलौर आईटी नगरी थी। हमें इन तरफ ध्यान देना होगा। यदि अगले 25 वर्ष में हमने शिखर पटल पर जाना है तो अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल के सिर पे जाना है। इसी तरह से दूसरा ये कहा जाता है कि साइंस ग्रेजुएट होना ही लाजिम है स्टार्टअप के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं। बहुत सारे हमारी अरोमा मिशन शुरू हुई है CSIR डॉक्टर कलाई सेल्वी के नेतृत्व में, और जो वहाँ की सक्सेस स्टोरीज हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने कभी विज्ञान की पुस्तक को हाथ ही नहीं लगाया। और तीसरा एक और मिथ है कि स्टार्टअप का मतलब कि नौजवान हो। हमने एक समय में प्रदर्शनी की थी +60 एज स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब आप स्टार्टअप कर रहे हैं अपना काम, ना कि उम्र। तो वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये सारी घटनाएं, ताकि हम जो इस वक्त वातावरण बना है उसका पर्याप्त उपयोग कर सके, उसका ऑप्टिमम यूटिलिटी कर सके। और अगला हमारा रहेगा फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्टार्टअप्स, और उसके लिए एक तो कंसिस्टेंट इनोवेशन, क्योंकि इनोवेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। जब हमारे 2 रॉकेट उठ रहे स्काई रूट में, तो 2 बच्चे पवन और भरत, हमें मालूम नहीं था, सोमनाथ जी थे चेयरमैन, उनको मालूम नहीं था। बाद में हमने देखा, मैंने पूछा कि रॉकेट के ऊपर क्या लगा, तो उन्होंने कैमरा लगा के रखा। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ से रिवायती तौर पर रॉकेट जाते तो नीचे से दूरदर्शन उसके फोटो खींचता। ये बच्चे इतने होशियार थे, इन्होंने ऊपर अपना एक कैमरा लगा दिया, ऊपर से चित्राते थे। और उसके बाद एक के बाद इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी इज व्हाट इज गोइंग टू सस्टेन द कंपटीशन। दूसरा जो मैं चाहूंगा, मैंने कहा भी है कि B2B यहाँ पर बैठ के हो, इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप इंडस्ट्री की मैपिंग करिए, मार्केट की मैपिंग करिए, मध्य प्रदेश में किस चीज की मार्केट है, किस चीज की इंडस्ट्री है, उस तरह के स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स हम फंड भी करेंगे और उसमें सहयोग भी देंगे। तीसरा, जैसे मैंने कहा, जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज है एग्रीकल्चर और दूसरे पहाड़ी राज्यों में हमारे अरोमा के सरमाए। और चौथा, इंक्लूसिव एंगेजमेंट, क्योंकि वुमेन लेड, क्योंकि एक बात हमें बार बार याद रखनी है, हम बार बार बड़े शौक से कहते हैं एनकरेज वुमेन साइंटिस्ट, एनकरेज वुमेन पार्टिसिपेट। अरे भाई, जमाना बदल गया, आज तो वुमेन लीड कर रही है हमें। सो प्रिपेयर योरसेल्फ टू बी लेड बाय वुमेन। पार्टिसिपेशन से वो बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो उसको भी हम जहां जहां प्रतिभाशाली, हमारा गगनयान का एक मिशन है, उसमें अधिकतर काम जो पहल की जा रही है वो महिला वैज्ञानिकों की ओर से। तो हम उनके बदलते हुए इवॉल्व रोल के पीछे हम बार बार बड़ा पैटर्नाइज होकर कहते हैं इनकरेज करो, लेकिन वो हमें इनकरेज कर रही है, हम उसकी इनकरेजमेंट लेने को तैयार हैं क्या? तो हमें उस तरह से भी इंक्लूसिव तरीके से यदि हमने इसका पूरा उपयोग लेना है, और बहुत समय ना लेता हुआ, क्योंकि फिर ये कीनोट एड्रेस बन जाएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो कम से कम 3 सेक्टर्स पर हम विशेष ध्यान दें। एंड आई एम श्योर राजेश विल एग्री विद मी। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर, यहाँ का बहुत बड़ा सरमाया है जिसको पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि हमारी मस्तिष्क में, माइंड सेट में बैठा है कि स्टार्टअप किसी और दुनिया का रहता है। दूसरा, बैम्बू। हम अक्सर सोचते हैं कि बैम्बू नॉर्थ ईस्ट का है, लेकिन कितना बड़ा उसका रिजर्व मध्य प्रदेश में है वो हम भूल जाते हैं। और बैम्बू एक नया स्टार्टअप ही नहीं है, एक बहुत बड़ा एक नया रोजगार का भी जरिया है और एक नई रेवोल्यूशन है। वर्सेटाइल आइटम, फर्नीचर भी बनता है, पैनल भी बनते हैं, कागज भी बनता है, गारमेंट्स भी बनते हैं, गहने भी बनते हैं, और जब बिल्कुल जल जाए तो उसका पेट्रोल भी बनता है, वो भी यहाँ मौजूद है। और तीसरा, वेस्ट टू वेल्थ। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो मैं आते हुए सोच रहा था जिसमें मध्य प्रदेश बहुत बड़ी योगदान कंट्रीब्यूशन कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आने वाले 25 वर्ष में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण और नवाचार भारत की अर्थव्यवस्था का निर्माण करने वाला है। और 2047 के भारत की तस्वीर कैसी हो, चित्र कैसा हो, स्वरूप कैसा हो, वो निर्धारित करने का काम भी विज्ञान और नवाचार के माध्यम से होगा। और उसमें हमने सुनिश्चित करना है कि हम किस प्रकार से कितना योगदान कर सकते हैं अपने अपने राज्य में से। क्योंकि अब जब हम विज्ञान की चर्चा करते हैं, ये गोष्ठी करते हैं, तो केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रह जाते। जैसे मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था इकोनॉमिक्स के संदर्भ में, इकोनॉमिक्स टू सीरियस टू बी लेफ्ट टू इकोनॉमिस्ट अलोन। इसी तरह से साइंस इज नाउ टू सीरियस टू बी लेफ्ट टू साइंटिस्ट अलोन। ये आपके घर घर पहुंच गई है, ये आपका भविष्य कैसा हो उसका निर्णय करने वाली है।
आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके संतान के भविष्य की रूपरेखा तय करने वाली है। इसके ऊपर स्टेक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड देयरफॉर साइंस टुडे रिलेट्स टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, टू द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज नो लॉन्गर ओनली अ कंसर्न ऑफ द साइंटिस्ट, बिकॉज टेक्नोलॉजी and innovation are going to be the torch bearers of 2047 economy of India. और इसलिए जब हम ये समारोह करें, और इसलिए इसको इतना विस्तृत करने का प्रयास किया गया है कि समाज के बाकी वर्गों को भी लगे कि ये साइंसदान कहीं अंधेरी लेबोरेटरी में बैठ करके क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ इनका जिम्मा नहीं, जो ये कर रहे हैं उसके ऊपर मेरा भी प्रभाव पड़ने वाला है, और इसलिए मैं भी इसका भागीदार बनूं। ये समारोह फेस्टिवल इसलिए भी है कि ये केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, ये सारे समाज, सारे राष्ट्र का उत्सव है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और माननीय मुख्यमंत्री जी का और राज्य सरकार का एक बार फिर से धन्यवाद। विज्ञान भारती हमसे जुड़ा, उनके योगदान के लिए भी मैं उनका अभिनंदन करता हूँ।